हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में हमने छायावादी कवि निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देखा। उनकी जो प्रमुख दो कविताएं हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हुई हैं, उत्साह और अट नहीं रही, उनकी पद व्याख्या की, उनका अर्थ देखा, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। आज की कक्षा में हम प्रगतिवादी काव्यधारा के मुख्य कवि नागार्जुन को पढ़ेंगे। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में सतलखा गांव दरभंगा बिहार में होता है। इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में होती है। इनका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, बादल को घिरते देखा है, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। ये बड़ी सुंदर कविता इन्होंने लिखी है। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। इस प्रकार इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं जिनको गाने और पढ़ने का मन करता है। इसके अलावा प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद इनकी लंबी कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसकी कई पंक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, घुन खाए सहतीनों पर भी बाहर कड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, ओले का बिस्तूड़िया नाचे। मतलब अच्छी कविता है ये। अकाल और उसके बाद एक लंबी कविता है। इसके अलावा इनकी जो उपन्यास हैं उसमें रतिनाथ की चाची, बलचनुमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभिपाक महत्वपूर्ण है। विशेष तथ्य अगर हम नागार्जुन जी से संबंधित देखें तो नागार्जुन जी मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया था। इनको ढक्कन कहकर बुलाते थे और प्यार से लोग इन्हें बाबा कहते थे। इन्होंने व्यंग्य को आधार बना करके कवि कविताएं लिखी और व्यंग्य में ये माहिर थे, इस वजह से इन्हें आधुनिक कबीर कहते हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र में बनाकर उन पर अनेक आरोप लगाकर बड़ी अच्छी कविता लिखी हैं इंदिरा गांधी पर। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बड़ी अच्छी कविता है इनकी। दीपक नाम से इनकी पत्रिका का, इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का संपादन किया। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में इनकी है, जिसमें इनका संपूर्ण जो कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण सब आपको इस रचनावली में मिल जाता है। मैथिली में इन्हें पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नागार्जुन जी का जन्म दिया हुआ है, जो परिचय दिया हुआ है, उसको देखते हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में होता है। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 ईस्वी में वे श्रीलंका गए और वहीं इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अभी हमने बात की कि वहाँ जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, वहीं पर इनका नाम नागार्जुन पड़ता है। फिर 2 साल के प्रवास के बाद 1938 ईस्वी में ये स्वदेश लौटते हैं। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। सन 1998 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। नागार्जुन की प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें युगधारा, सतरंगे पाँखों वाली, इनकी बात हम कर चुके हैं। हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा,
नागार्जुन जी ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन कार्य किया है। उनका जो संपूर्ण कृतित्व है वह नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए पत्रहीन नग्न गाछ, जिसकी हमने अभी बात की, वो इनकी मैथिली भाषा में जो कविता थी उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन कार्य करने वाले बाबा नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। इनकी जो मातृभाषा है वह कौन सी थी? मैथिली थी। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। ये व्यंग्य में माहिर रहे हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये बात हम कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर कहते हैं क्योंकि ये व्यंग्य करने में माहिर होते हैं। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। इनकी जो अकाल और उसके बाद कविता है उसकी वो लाइन, कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई, उसके पास बड़ी ही अच्छी लाइनें हैं जो गांव में प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर आपको देखने को मिलेंगी। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनमें आंदोलन को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंदों में। इनकी जो 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता, उनके संदर्भ में देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान है उसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छुपा है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। किस सुंदरता की बात कर रहे हैं? जो बच्चा है, शिशु है, उसकी मुस्कान की बात कर रहे हैं। इस तंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों की लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है बाबा नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले आती है। अब हम देखते हैं इनकी पहली कविता, यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित जो मुस्कान कविता है, इसके माध्यम से कवि ने उस नन्हे बच्चे के निश्चल और निष्कपट जो मनमोहक मुस्कान है उसका बड़ी ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है, जिसके अभी अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं। कवि काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटता है और उनकी मुलाकात अपने 6 से 8 महीने के बच्चे से पहली बार हो रही होती है। इसलिए कवि ने अपने उस नन्हे बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर कहा कि अगर उसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले तो वह भी उस पर पिघल जाए। बच्चे की जो मनमोहक मुस्कान है जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। कवि उस नन्हे बच्चे को देखकर कहते हैं कि जैसे कमल तालाब में खिलने के बजाय उसके घर आंगन में खिल गया हो, उसे ऐसा लग रहा है। उसका स्पर्श कवि को ऐसा लगता है जैसे जो शेफालिका का फूल है वह झड़ने लग गया हो। चूँकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे होते हैं तो बच्चा अपने
पिता को यानी कवि को पहचान नहीं पाता है, लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता है। वह उसकी माँ और उसको धन्यवाद देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी माँ न होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुम्हारी जो माँ है वह धन्य है जो तुम्हें धरती पर लेकर आई और तुम्हारा मिलन मुझसे करवाया। मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कवि अक्सर ही घर से बाहर रहा करते हैं, इसलिए बच्चा कवि को अपना पिता न समझकर एक मेहमान समझ लेता है और पहचानने की कोशिश में उन्हें लगातार देखे जाता है। लेकिन कवि उसके मुँह में आए नए नए दांतों की बीच खिली जो मुस्कान है उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें सीधी सरल भाषा में बच्चे की मुस्कान के विषय में इस कविता में बताया है। हम सारांश रूप से आपको बता चुके हैं, तो आइए देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसरत तुम्हारे ये गाद छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होता कठिन पाषाण। कवि कह रहे हैं कि जो बच्चा है उससे देख करके, उसकी मुस्कान को देख करके कि अपने छोटे बच्चे की जो मनमोहक मुस्कान है वो ऐसी लग रही है जैसे छोटे छोटे दांतों वाली वो मुस्कान है, वह इतनी मनमोहक लग रही है कि वह किसी मरे हुए में भी जान डाल सकती है। अर्थात तुम्हारी, उस बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हारी यह जो निश्चल मुस्कान है वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से जो निराश हताश हो चुके व्यक्ति हैं उनको भी जीवन जीने की प्रेरणा दे रही है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धूली धूसर तुम्हारे एक हाथ छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। कि धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर कवि कहते हैं कि धूल मिट्टी में सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा, जैसे तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो जलजात। अर्थात जो कमल है वह तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। धूली दुष्कृत, यहाँ ध ध ध अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे कवि कह रहे हैं कि परस पाकर तुम्हारा हो प्राण पिघलकर जल बन गया होता कठिन पाषाण। पाषाण यानी जो पत्थर के समान जो कठिन हृदय है वह भी शायद तुम्हारे प्राणों के स्पर्श मात्र से पिघलकर जल बन गया हो, पिघलकर जल बन गया हो। उस छोटे से बच्चे के स्पर्श से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी दिल से कोमल भावनाएं जन्म उसमें ले लेती हैं। अर्थात उसकी जो मुस्कान है वह इतनी मोहक है जो सबको पिघला देती है। आगे देखते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी सिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गई हो आँख लूम में फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, माँ को धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह जो निश्चल मुस्कान है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे छू लेने भर से ही जो बांस यानी बबूल के पेड़ों से, जो बबूल का पेड़ होता है उससे सिफालिका के जो फूल हैं वह झड़ने लग गए हों तुम्हारे केवल स्पर्श मात्र से। अर्थात यदि कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कुराहट को देख ले या तुम्हारा स्पर्श पा ले तो वो मुस्कुरा उठेगा, उसके मन में भी खुशियों का संचार हो जाएगा। बांस था या बबूल, अर्थात जो बांस या बबूल के पेड़ों से भी सिफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेस थक गए हो आँख लूं में फिर। आगे कवि कहते हैं कि बच्चा पहली बार अपने पिता को या यूँ कहें कि कवि को देख रहा होता है, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाता है और बिना पलके झुकाए एनिमेश अर्थात बिना पलके झुकाए देख रहा होता है।
इसलिए कवि कहते हैं कि बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे इस तरह एनिमेस टकटकी लगा कर देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, जो पलकें झुकाए बिना लगातार मुझे देख रहे हो। थक गए हो आँख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। थक गए हो आँख लूं मैं फिर, अगर तुम मुझे लगातार इस तरह देखते देखते थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, यानी अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता हूँ। बच्चे से कह रहे हैं कवि कि शायद तुम थक गए हो, मुझे एनिमेस टकटकी लगा कर देख रहे हो। आगे देखिए, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं कि बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात से ही तुम मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहे हो, बल्कि मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि तुमसे मिल पाया हूँ। और एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर धरती पर लाती है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, अगर मैं तुम्हारी माँ के माध्यम से तुमसे मिल रहा हूँ तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने या तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हारी माँ के प्रति अत्यंत आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर या अन्य प्रदेश में रहता हूँ और बहुत दिनों तक बाहर रहने के कारण आज कई दिनों से घर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह नहीं हूँ और तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध रहा भी नहीं, यानी तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। अपने को क्या कह रहे हैं कवि, प्रवासी कह रहे हैं कि और माँ को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्य तुम माँ भी, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर, मैं चीर प्रवासी रहा हूँ, ज़्यादातर बाहर रहता हूँ। इस अतिथि को, स्वयं को अतिथि कह रहे हैं, से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, हे प्रिय तुम्हारा कोई संपर्क रहा ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता हूँ। उंगलियाँ माँ की कराती रही मधुपार्क। ये बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। यहाँ आपसे मधुपर्क के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो मिश्रण होता है कई चीज़ों का बना हुआ, गंगा जल, घी वगैरह का, उसको मधुपर्क कहते हैं। कि जो तुम्हारी माँ है वही तुम्हें अंगुलियों से चटा चटा कर मधुपर्क करवाया करती है। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाली जो अमृत है, वो जो मधुपर्क करवा रही है, उसको पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। देखती तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। बच्चा यह सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नज़रों से कवि की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर कवि कहता है कि जब भी तुम कनखी मार करके अर्थात तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो, फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो। कनखी मार करके देखते हो और फिर दोनों की नज़रें मिलती हैं तो तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है यह मेरे सामने फूट पड़ती है। तब तुम्हारी ये छोटी छोटी दांतों वाली निश्चिल जो मुस्कान है वह मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे अत्यंत मनमोहक लगती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनमोहक लगती है। इस प्रकार से कवि जो शिशु की मुस्कान है, जो अपने बच्चे से पहली बार मिल रहे होते हैं जन्म के बाद, और वो अपरिचित सा महसूस करते हैं और बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता है, और तिरछी नज़रों की मुस्कान का यहाँ वर्णन किया है। अब हम देखते हैं नागार्जुन की दूसरी कविता फसल को। फसल जो कविता है वह हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। जो कृषक वर्ग के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इससे समझ पाएंगे, क्योंकि इसे हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। किसान वर्ग से बिलोंग करने वाला बच्चा इसको जीता है,
तो यह जो कविता है वह किसान और कृषि संस्कृति के करीब हमें ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति का महत्व समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति के मिलने वाले जो तत्व हैं उन दोनों के सहयोग से खेतों में फसल लहला उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इंसान जो भी चाहे वह चाहे प्रकृति से बेझिझक ले सकता है, अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उसको पा सकता है। अब हम कविता देखते हैं। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग नदियों का जो पानी है और भाप बनकर उड़ता है तो वह आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अर्थात एक या दो के नहीं अपितु ढेर सारी नदियों का जो पानी है उसका जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फिर आगे कवि कहते हैं कि हजारों जो खेतों पर दुनिया भर के जो किसान काम करते हैं उन सब की मेहनत का फल है फसल। अपनी फसल की देखभाल वो सब लोग करते हैं, उसको समय समय पर खाद पानी और ज़रूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर के फसल कहीं खेतों पर लहला उठती है। अर्थात लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, एक या दो हाथों की बात यहाँ नहीं हो रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। यानी एक या दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम तो फसल है ही। अर्थात करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत तो है ही। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाली ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वह फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी और उसके गुण आवश्यक होते हैं। इस वजह से एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे होते हैं। इसलिए जो मिट्टी है उसके भी कई प्रकार की मिट्टियों का होना आवश्यक है, जिसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। हजार हजार खेतों की यानी कई खेतों की मिट्टी, एक या दो खेतों की नहीं कई खेतों की मिट्टी की बात यहाँ कवि ने की है। आगे देखिए कवि कह रहे हैं फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए किसान की जो मेहनत होती है उसके साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। साथ में मिट्टी का गुणवत्तापूर्वक भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उसी के अनुसार अलग अलग तरह की फसलें प्रत्येक मिट्टी में अलग अलग पैदा की जाती है। कहीं काली गहरी मृदा होती है, कहीं हल्की होती है, कहीं जलोढ़ होती है। आपने पढ़ा होगा उसी के अनुसार फसल पैदा की जाती है। कहीं गेहूँ होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं सरसों होती है, कहीं दालें होती हैं। तो पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वह पौधों को मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्व पानी हवा और CO2 गैस को लेकर भोजन बनाने में, जो साइंस में आप पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि फसल जो है वह मतलब जवाब दे रहे हैं कि फसल क्या है, फसल क्या है, प्रश्न
स्वयं ही कर रहे हैं और फिर जवाब दे रहे हैं कि फसल क्या है। उसी प्रकार का जवाब देते हैं कि करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में हमें मिलता है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। अर्थात जो नदियों का जो पानी है वो फसल को पैदा करने में सहायक होता है, उसका जादू है, वह जादू के रूप में फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। आगे कहते हैं, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है। अर्थात जो किसान है उसकी हाथों की मेहनत है, उसका स्पर्श ही फसल का गुण है। भूरी काली और खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व, सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर फसलों को अपने अंदर समाहित करती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित CO2 गैस इसको अवशोषित करती है और पौधों और पत्तियों को भोजन बनाने में सहायक सिद्ध होती है, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का रूपांतर और हवा की थिरकन का नाम दिया है। क्या कहते हैं कवि? भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज की किरणों का रूपांतर है, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब हम देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं उनको। पहला प्रश्न है, बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वह कवि के मन पर क्या प्रभाव डालती है? बच्चे की दंतुरित जो मुस्कान है वह कवि का मन है उससे प्रसन्न हो जाता है, और उस मुस्कान से मनमोहित होकर उसको बड़ा ही अच्छा लगता है, और कवि कहता है कि ये जो मुस्कान है वह इस प्रकार की है जो मृत में भी जान डाल दे। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर बताया गया है? बच्चे और बड़े की मुस्कान में कवि अंतर बताते हुए कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। बच्चे की जो मुस्कान होती है भोली और स्वार्थ रहित होती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वह सबका दिल जीतने में सहायक होती है और बड़े से बड़े पाषाण को भी पिघलाकर कोमल कर देती है, जबकि जो बड़े होते हैं उनकी मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने जो बच्चे की मुस्कान है, शिशु की जो मुस्कान है, उसके सौंदर्य को कई बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे वह मृतक में जान डाल देती है, उसकी मुस्कान देख कर के कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कमल का जो तालाब का जो कमल है वह उसकी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो, बांस या बबूल से सिफालिका के फूल झड़ने लग गए हो, उसकी मुस्कान से स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसी बात कवि करते हैं। कवि कहते हैं कि उसकी जो तिरछी नज़रों से देखने की जो मुस्कान है वह उसके दिल को छू जाती है, उससे वो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। इसमें कवि कहते हैं कि धूल से सना हुआ शिशु का शरीर और उसकी जो निश्चल मुस्कान है वह कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर उसकी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी शिशु के स्पर्श से ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाता है और आनंद का संचार हो जाता है। आगे देखते हैं जो कविता है फसल, यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा है, फसल कविता से संबंधित प्रश्न है ये, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर के कार्य करने का एक साधन है। साधन नहीं कह सकते, एक यूँ कहें कि उसको दोनों को मिलकर के कार्य करने का एक सहयोगी जो साधन है वह है।
कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मनुष्य का परिश्रम है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, हवा है, इन सब की बात कवि करता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त किया है? कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है, और चूँकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लग्न के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ होती है, इसलिए दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि फसल उपजाने में सूरज की किरणों का तथा हवा के योगदान को दोनों का ही होना आवश्यक है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती हैं, तो वही हवा की जो मंद गति है वह फसल को बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए दोनों का होना फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे देखते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। दंतुरित अर्थात बच्चों के नए नए दांत। धूल धूसरगात अर्थात धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। जलजात कमल का फूल। एनिमेश यानी बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इतर दूसरा। मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत भी कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। कनखी तिरछी निगाह से देखना, छविमान यानी सुंदर। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो दंतुरित मुस्कान कविता है, एक दंतुरित मुस्कान, उसमें किसकी मुस्कान की बात कवि कह रहा है? कवि अपने शिशु की मुस्कान की बात कह रहा है। शिशु की जो मुस्कान है वह अत्यंत मोहक है। आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि शिशु की मुस्कान कैसी है, मोहक, अजीब या खिलखिलाने वाली। तो जो बच्चे की मुस्कान है वह मोहक है। और किसकी मुस्कान की बात कर रहे हैं कवि यहाँ? तो शिशु के मुस्कान की बात कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जा सकता है कि शिशु की मुस्कान कैसी है? मृतक में भी जान डाल देने वाली है। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा मृतक में जान डाल देती है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कवि के मन को धक्का लगता है, और कोई नहीं। तो आप करेंगे जो शिशु है उसकी मुस्कान है वह मृतक में भी जान डाल देती है, ऐसी मुस्कान है। कवि का कठोर हृदय भी कैसे पिघल जाता है? बच्चे के आगमन से उसकी मुस्कान को देख करके जो शिशु का कठोर हृदय है वह भी पिघल जाता है। पिघलकर जब जल बन गया होगा कठोर पाषाण, एक लाइन आती है इस कविता में, पिघलकर जब जल बन गया होगा कठोर पाषाण, तो बच्चे के आगमन से उसकी मुस्कान को देख करके जो कवि है उसका कठोर हृदय भी पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? कई वजह थी जिसकी वजह से बच्चा कवि को नहीं पहचान पाता है। इसमें आपको कोई सा भी एक दे सकते हैं या उपयुक्त सभी देख करके प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चा उनको पहली बार देख रहा है, बिल्कुल सही है। बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं हुआ है, क्योंकि जो कवि हैं वो अधिकतर बाहर रहते हैं और बच्चे के जन्म के बाद वो पहली बार घर आ रहे हैं। क्योंकि अधिकतर कवि बाहर रहते हैं, जन्म के बाद पहली बार घर लौट रहे हैं, इस वजह से जो बच्चा है वह कवि को पहचान नहीं पाता है और एनिमेश यानी बिना पलक झपकाए कवि की तरफ देखता रहता है टकटकी लगाकर। कवि ने किसे धन्य कहा है? कवि ने जो बच्चा है उसकी माँ को धन्य कहा है, क्योंकि जो बच्चा है उसका लालन पालन उसकी माँ ने ही किया है। कवि तो अधिकतर घर से बाहर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारी माँ है वह नहीं होती तो मेरा मिलन तुमसे नहीं होता। अपने आप को इन्होंने, कवि ने कैसा बताया है? चीर प्रवासी कहा है। बाप होने का कोई फ़र्ज़ ये कहते हैं कि मैं अदा नहीं कर पाया हूँ, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे सभी फ़र्ज़ अदा किए हैं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। इसलिए वो बच्चे की माँ को धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी माँ को
धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? जो दंतुरित मुस्कान कविता है उसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और सीधी सीधे अभिधा शब्द शक्ति में यह कविता लिखी गई है। माधुर्य और प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है और वात्सल्य रस इसमें कुट कुट के भरा हुआ है, क्योंकि जो शिशु होता है उसकी मुस्कान को लेकर संपूर्ण कविता रची गई है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। बच्चे का शरीर कैसा है? बच्चे का शरीर है वह धूल दूषित है अर्थात धूल से सना हुआ है। कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कमल का प्रयोग कवि ने शिशु के लिए किया है और कहा है कि ये जो कमल है, जो शिशु है यानी जो कमल है वह सरोवर को छोड़कर जैसे मेरी झोपड़ी में आ खिला हो कि कमल जो है वह सरोवर में रहता है, लेकिन बच्चा उस कमल के समान लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे वह कमल झोपड़ी में आ गया हो सरोवर से। बच्चे की स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आए? बच्चे का जब कवि ने स्पर्श किया तो शेफालिका के फूल भी झड़ने लगे। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? कवि ने अपने आप को अतिथि, चीर प्रवासी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का और घर लौटने की कोई तिथि उनकी निश्चित नहीं होती है कवि की, ऐसा कहा है। या यूँ आएगा तो आप कर सकते हैं कि जो कवि है उसने स्वयं को अतिथि या चीर प्रवासी बताया है। अगला प्रश्न है मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क की बात हम पीछे कर चुके हैं, जो कठिन शब्द हैं उनमें, लेकिन वैसे जो मधुपर्क है वह दूध, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर जो पेय पदार्थ होता है वो बच्चे को, नवजात शिशु को पिलाया जाता है, उसे मधुपर्क कहते हैं। ये देखिए यहाँ दही, घी, शहद, जल और दूध का प्रयोग। जल को हम गंगाजल भी कह सकते हैं, इसे लोग अपनी भाषा में पंचामृत भी कहते हैं, जो बना करके बच्चों को पिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल कविता जो दूसरी कविता है इनकी, फसल कविता उसमें से प्रश्न है। फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? तो फसल कविता में कवि ने जो फसल है उसके पैदा होने के कारक तत्वों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें फसल को पैदा करने के लिए आवश्यक होती हैं। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? दूसरी ही पंक्ति में ये बात इन्होंने कही है कि नदियों के पानी के कारण जो फसल है उसकी पैदावार जादू के समान होती है। फसल को किसकी गरिमा बताया है? फसल को करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताया है कि जो फसल होती है वह किसी एक हाथ से पैदा नहीं होती है। फसल में जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा फसल होती है, अर्थात जो मिलजुल कर काम करना है वह फसल में दिखता है कि अकेला व्यक्ति फसल पैदा नहीं कर सकता। संधली मिट्टी की बात आती है फसल कविता में, तो जो संधली मिट्टी है उससे कवि का क्या आशय है? चंदनवर्णी सुगंधित मिट्टी। फसल को थिरकना कौन सिखाती है? फसल को थिरकना हवा सिखाती है। हवा जैसे ही आती है फसल इधर उधर थिरकने लग जाती है। फसल किसका रूपांतर है? फसल सूर्य की किरणों का रूपांतर है। सूर्य के प्रकाश और ताप से फसल में रस आता है और फसल अच्छी पैदा देती है। कवि के अनुसार फसल है मनुष्य की परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल है, प्रकृति के जादुई सहयोग का फल है। दोनों ही है। जो फसल है वह मनुष्य के परिश्रम और शारीरिक श्रम का भी है, तो प्रकृति की जादुई सहयोग का भी है, क्योंकि प्रकृति साथ नहीं होगी तो भी फसल अच्छी नहीं होगी और जो परिश्रम नहीं होगा तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। फसल पकने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? फसल पकने में मिट्टी, पानी, खाद, हवा और सूर्य का प्रकाश सभी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने जो निराला जी की दो कविताएं हैं उत्साह और अट नहीं रही, इसके प्रश्न पिछले वीडियो में देखे थे, और आज हमने जो नागार्जुन की कविताएं हैं, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरी इनकी जो कविता है फसल, इन दोनों के प्रश्नोत्तर देखे। आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे प्रश्नोत्तर के साथ, व्याख्या के साथ और कवि परिचय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।